तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश ऑनर्स रिव्यू के जितने भी आते हैं या जिनका भी सिलेबस है ये उन सब के लिए है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश ऑनर्स के लिए है 4 पेपर्स 7 और यूनिट नंबर हम लोग 4 पर बात करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग 2 पूरा डाल चुके हैं कैरेक्टर और सिलेबस के साथ, समरी के साथ। यूनिट नंबर 3 भी पूरी तरीके से इस चैनल पर डला चुका है। अब जो हाँ देखो भाई, क्रेडिट दे देते हैं, ठीक है। मेरा कोई भी चीज़ अपने से बिलोंग नहीं करता है, मेरा खुद का बनाया हुआ एक भी चीज़ नहीं है। ये सब जो है सोशल साइट से ही लिए गए सोर्सेज हैं, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो गूगल हो, ठीक है। उन सब जगह से लिया गया। हाँ, सिर्फ हम यहाँ एक इस तरीके से प्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं, मेरा खुद का कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये था डिस्क्लेमर। अब आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों का यूनिट नंबर 4 में ये जो सिलेबस है इसमें हम लोगों का करीबन 4 पोएम है। पहला द टाइगर, ठीक है। दूसरा द लैम्ब, ठीक है। और तीसरा द फ्लाई और द सॉन्ग। ये 4 पोयम है और ये चारों के चारों जो है लिखा गया है भैया किसके जरिए, तो विलियम ब्लैक के जरिए, ठीक है। विलियम ब्लैक के जरिए इन्होंने इस पोएम सारे पोएम्स को लिखा है। तो ये सारे पोएम्स द टाइगर्स, द लैम और द फ्लाई और द सॉन्ग, ये सारे के सारे पोएम हमारे समझ तक पहुंचे, हमारे दिमाग तक पहुंचे। उनसे पहले हम लोगों को 2 चीज जानना होगा। वो चीज क्या है भैया, द सॉन्ग ऑफ इनोसेंट एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। ये 2 चीज बिना जाने हुए हम लोग इस पोएम को अच्छे से गहराई से नहीं समझ सकते हैं। तो हम लोग अच्छे से गहराई से बढ़िया तरीके से, सॉरी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। बढ़िया से अच्छे तरीके से समझे तो उसके लिए हमको ये दोनों टर्म्स को समझना पड़ेगा, तो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। तो इस वीडियो में हम लोग मेनली क्या बात करने वाले हैं वो ध्यान से सुनिएगा भैया, देखो, ठीक है। हम लोग इस पोएम में इस वीडियो में पोएट के बारे में जानेंगे, दूसरा उसके कामों के बारे में जानेंगे, और तीसरा हम लोग जानेंगे कि सॉन्ग ऑफ इनोसेंस क्या होता है और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है। तो ये 3 पार्ट इसमें कवर होने वाला है। और उसके बाद अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो इसका समरी भी हम लोग द लैम द टाइगर का चालू कर देंगे इसी में, और नहीं तो फिर एक एक पार्ट में आएगा, जैसा होगा पता चल जाएगा आगे वीडियो में, ठीक है। अब हम लोग पोएट के बारे में थोड़ी सी बात जानने के लिए आए। तो इनका जन्म सबसे पहले कहाँ पर हुआ भैया, लंदन में हुआ। और उनका जन्म कब हुआ था, नवंबर के 1757 में, ठीक है। लंदन में हुआ और नवंबर के 1757 में हुआ। इनका बहुत ही रिमार्केबल पोएट्स आता है, मतलब कि जो हमारे पर छाप छोड़ जाता है, वो रोमांटिक एरा का बात करता है इस समय का। बोथ इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो डिसेंटर्स होते हैं। डिसेंटर्स कहने का मतलब होता है सर, डिसेंटर्स कहने का मतलब जो है ना उसके अगेंस्ट वाले, मतलब कि इनके जैसे कि कोई चीज़ तुम करना चाह रहे हो, ठीक है, और उसके खिलाफ हो, ठीक है। उसके खिलाफ मतलब खिलाफ नहीं कह सकते, ना ही तुम्हें सपोर्ट कर रही है ना ही कुछ कर रही है, ठीक है। तो उन्हें से संतुष्ट कह रहे हैं, मतलब कि तुम असंतुष्ट तुमसे कह सकते हो, ठीक है। अब ये जो है, ये जो पोएम विलियम ब्लैक जो हैं, इनके इनके माता पिता के 5 बच्चे थे। और ये जो विलियम ब्लैक जो आते हैं भैया सेकेंड नंबर पर आते हैं। Depression of a Daniel of a love from the family might have regenerated in the black's mind an exotic imaginary world of his। अब इसमें से 5 बेटे हैं। अब 5 बेटे में ये सेकेंड नंबर पर विलियम ब्लैक आते हैं। तो इनको जो है लव कम मिलता है, घर से, फैमिली से, परिवार से प्यार जो है थोड़ा कम मिलने लग जाता है। तो ये जो है अकेले रहने लगते हैं, और अकेले जो होता है यही इनके दिमाग में रीजनरेट करता है पोएम्स लिखने के लिए, और इमेजनरी थाउट्स को जनरेट करने में मे बी ये रिस्पॉन्सिबल एक कारण रहा होगा। Black made a modest but promising start as a poet, as a painter and as a book illustrator। और इन्होंने जो है अपना जिंदगी, ब्लैक जो है अपना जिंदगी शुरुआत करते हैं कैसे, तो एक बहुत ही बढ़िया तरीके से करते हैं। जैसे कि एक पोएट के तौर पे, एक कवि के तौर पे अपना ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, एक पेंटर के तौर पे, ठीक है, जो पेंटिंग करता हो, और एक बुक इलुस्ट्रेटर, मतलब कि बुक को जो इलुस्ट्रेट करता हो, बतलाता हो उसके बारे में, ठीक है, उस तरीके से। अगर और आगे आगे इनके बारे में बात करें तो ये 1700 मतलब 1789 में बिगेन होता है अटेंडिंग अ मीटिंग ऑफ द स्वीडनबॉर्गियन सोसाइटी इंस्पायर्ड बाय द राइटिंग ऑफ अ स्वीडिश साइंटिस्ट, ठीक है। तो स्वीडनबर्ग जगह का नाम है, वहाँ पर इनका मीटिंग चालू होता है, वहाँ पर आना जाना होता है। अब बड़े बड़े लोगों के बीच में जब आना जाना होगा तो उन्हीं के जैसा उनके दिमाग में थाट्स भी आने लगेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर इनका जाना उना उठना बैठना होता है, और वो फिर स्वीडिश साइंटिस्ट के बारे में लिखना चालू करते हैं 1789 में। और 1789 to 1795 began a series of poem and design in his illuminated printing that
टाइटल्स हिज ग्रेट अचीवमेंट, ठीक है। और कहता है कि 1789 और 1795 यह 6 सालों के बीच में इनका सीरीज ऑफ पोयम आया, ठीक है। बहुत सारा पोयम आता है जो इन्हें महान बनाता है, ठीक है। आगे बढ़े, 1887 में इनका मृत्यु हो जाता है एट द एज ऑफ 69। 69 साल के उम्र में इनका मृत्यु हो जाता है, ये चले जाते हैं, स्वर्गवास हो जाता है इनका मृत्यु। मतलब कि 1757 में इनका जन्म हुआ और 69 के ईयर में इनकी मृत्यु हो गई, वो भी 1827 में, ठीक है। 69 साल के उम्र में, ठीक है। बाकी सब ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। पोएट, पेंटर, इलस्ट्रेटर के रूप में हम लोगों के सामने आए। अगर उनके कामों के बारे में बात करें तो बड़ा चैलेंजिंग रहा उनका काम और डिलीटफुल, बड़ा ही चैलेंजिंग रहा। हिज राइटिंग में बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क। इनके जो वर्क है, इनके जो काम है, वो कुछ इन लिटरेरी हेड्स के तरह से हम लोग उनके क्लासिफाइड कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लिरिकल पोयम इंक्लूडिंग सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंट एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। लिरिकल पोयम जिसमें लिखा हुआ पोयम हो तो उसमें से हमको इनोसेंस मिलेगा, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, 2 पोएम्स, ठीक है। और हम लोगों को इसी के बारे में पढ़ना भी है, आप पता भी होगा। इर्रेगुलर राइमलेस वैल्यू, ठीक है। और एक इर्रेगुलर, पहले देखो राइमिंग आता है, ए बी सी बी, इस तरीके का राइमिंग आता है ना, तो भैया जो राइमिंग है तो इनमें राइमिंग का भी कमी है। और राइमिंग लेस वर्ड्स के बारे में भी इनका आता है। फिर एक रेमेटिक प्रोज के बारे में, गद्यांश के बारे में भी आता है। फिर डिस्क्रिप्टिव और कल्चरल प्रोज के बारे में भी आता है। मोस्ट वाइडली रीड पोएम आर कंटेंट इन सॉन्ग ऑफ इनोसेंट एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। अगर इनका ज्यादातर जो काम कहें कि ज्यादातर जो ज्यादा पढ़े जाने वाला जो पोएम्स था, वो सारे के सारे पोएम्स जो हैं कहाँ पर आते हैं भैया, तो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में और सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में, ये दोनों में ही सारे ज्यादा कंटेन करते हैं। इनके लिरिक्स की बात करें तो भैया इनके लिरिक्स जो होते हैं, लिखावट होते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल होता है, साधारण होता है और डायरेक्ट इंटेंस द फीलिंग। सिंपल तो लिखते हैं लेकिन इतना ज़्यादा डीप मीनिंग होता है, इतना ज़्यादा डीप मीनिंग होता है कि पूरे दिल की गहराइयों में चली जाती है, दिल को छू जाने वाला, ठीक है। इतना ज़्यादा ये सिंपल लिखते हैं लेकिन दिल को टच करता है। ही इज़ अ ट्रू रोमांटिक इन हिज ग्लोरिफिकेशन ऑफ इमेजिने। आप कह सकते हैं अगर इसका तुम पोएम पढ़ोगे तो इसको लगेगा कि पोएम पढ़ने से ये क्या भैया एकदम ट्रू रोमांटिक वाले आदमी है, ठीक है, पूरे सच्चे रोमांटिक वाले। और ये सारे के सारे इसके ग्लोरिफिकेशन, जो चमक है भैया, जो चीजें दिखता है, जो इमेजिनेशन, जो काल्पनिक है, ये सारे का सारा इसके पोएम में दिखेगा, विलियम ब्लैक के पोएम में। इंडेड ब्लैक वाज एन आउट रेबल अगेंस्ट द सोशल पॉलिटिकल लिटरेरी कन्वेंशंस ऑफ द 18th सेंचुरी। और 18th सेंचुरी की अगर हम लोग बात करें तो 18th सेंचुरी में जितने भी पॉलिटिकल्स और सोशल ये सारे काम हो रहे थे, इन सब के अगेंस्ट था। चाहे वो कॉलोनियलिज्म हो, ठीक है, कॉलोनियलिज्म मतलब इंडिया भी तो रहा ना कॉलोनी, उस तरीके से जो कॉलोनी था ना, इंग्लैंड लोग जो कर रहा था एक जगह से जाकर के दूसरा जगह कब्जा, ये सब जो भी हो रहा था इसके अगेंस्ट में ब्लैक लिखते भी हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग आते हैं भैया इंट्रोडक्शन टू द सॉन्ग ऑफ इनोसेंट, ठीक है। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस क्या है और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, इन दो बातों को हम लोग को अच्छे से समझना है। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस जो है एक कंपेनियन है, जो उसमें कलेक्शन लिखा गया, मतलब संग्रह है किस चीज का, लिरिक्स का। इसमें लिखे गए पोएम बहुत सारे, ठीक है, इन विच जिसमें पेयर्स ऑफ पोएम्स ईच इन अ डिफरेंट मूड। बहुत सारे पोएम्स हैं और वो सारे के सारे पेयर्स में हैं, जोड़ों में, लेकिन सारे के सारे जोड़े जो हैं वो अलग अलग मूड पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस और सॉन्ग ऑफ इनोसेंस क्या है, एक कलेक्शन है जिसमें बहुत सारे पोएम को रखा गया है और वो हर एक पोएम जो है अपना अलग अलग मूड को दिखाता है। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस पब्लिश्ड हुआ कब, तो 1789, मतलब 1789 में ये पब्लिश्ड हुआ। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस कब हुआ, 1789। और इसके 5 साल के बाद, ठीक है, 5 साल के बाद सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस पब्लिश किया गया। 1789 में सॉन्ग ऑफ इनोसेंस लाया गया। इनोसेंस मतलब मासूमियत, ठीक है, मतलब इनोसेंट वाले में ऐसे ऐसे पोएम्स को रखा गया जो तुम पढ़ोगे तो तुम्हें सिर्फ मासूमियत ही झलकेगी, एकदम कि लगेगा कितना इनोसेंट, कितना मासूम है यार, ऐसा तो होता ही नहीं है, फिर भी वैसा वैसा चीज तुमको उसमें देखने को लिए मिलेगा। फिर अगर हम लोग उसके 5 साल के बाद जाए, 1789 के बाद 5 साल के बाद अगर आए तो उसी के रिलेशन में, उसी के रिलेट करते हुए उन्होंने एक जारी किया कलेक्शन जिसमें सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में बताया, ठीक है। एक्सपीरियंस मतलब क्या, जो भी चीजें इंसान फेस करता है, जो भी चीजें देखता है, जो भी चीजें सीखता है, वो सारे को एक जगह अगर इकट्ठी कर दे तो वही चीज हो रहा है। तो वो उन्होंने शुरू में मासूमियत वाला दिखाया, फिर एक्सपीरियंस वाला दिखाया, ठीक है। देन 2 सेट्स ऑफ बाउंड्स इन अ 1 वॉल्यूम, तो दोनों को ही अब सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, इन दोनों को ही एक सेट में रख दिया, ठीक है, एक वॉल्यूम में। ब्लैक टाइटल्ड
इट, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले सॉन्ग ऑफ इनोसेंस इन्होंने लेकर के आया था 1789 में, फिर इसके प्लस 5 साल के बाद ये लेकर के आए सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस को। तो दोनों को एक ही में अब जोड़ दिया और उन दोनों का नाम रख दिया सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस नाम दिया। शोइंग टू कॉन्ट्रैरी स्टेट्स ह्यूमन सेम सोल माइंड, और जिसमें दिखाता है दो कॉन्ट्रैरी माइंड्स, मतलब कि एक के विरुद्ध में एक, ठीक है। अगर एक मासूमियत वाला दिखा रहा है तो एक एकदम खड़ूस और एकदम बेकार वाला दिखा रहा है, तो इस तरीके से कॉन्ट्रैरी वाला है, ठीक है। ब्लैक एक्सटेंडेड टू सेट्स टू बी आर रीड light of each other. Several poems in the second set are the consistent parallels to the poems in the first, occasionally having the same times, ठीक है। अब कहता है कि सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, अगर इसमें कोई चीज पोएम लिखा है तो इसी से रिलेशन में ये पोएम, अगर ये तुम पढ़ोगे तो इसका कॉन्ट्ररी तुमको इसमें मिलेगा, ये पढ़ोगे तो इसका कॉन्ट्ररी तुमको इसी में मिलेगा, मतलब सेम टाइम के रिलेट करके उन्होंने लिखा। देर आर अ फ्यू एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स जो कि पोएम्स हैं, जैसे कि सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में, बट लेटर ऑन अ ट्रांसफर्ड इन द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। कुछ ऐसे पोएम थे जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में थे लेकिन बाद में इन्हें एक्सपीरियंस में बदल दिया गया। एज अ ब्लैक्स व्यू ऑफ अ सब्जेक्ट नेचुरल एंड क्रिस्टलाइज, उनके सब्जेक्ट में पूरी तरीके से एकदम तुमको मिलेगा कि नेचुरल है और क्रिस्टलाइज्ड है। क्रिस्टलाइज मतलब कि एकदम स्पष्ट है सब कुछ, ठीक है। इन ब्लैक्स लाइफ टाइम, अगर ब्लैक्स के हम लोग पूरे लाइफ टाइम में जीवन भर में देखें तो this was the only volume appreciated by the contemporary words by the Coleridge, ठीक है। क्या बोलता है कि ब्लैक्स के लाइफ टाइम में अगर एक ऐसा वॉल्यूम जो हम कहें कि जो इन्हें अप्रिसिएट करे उस वक्त, तो जो बढ़िया था वो किसके जरिए, वर्ड्सवर्थ के जरिए और कॉलेरिज के जरिए। दो इनके कॉन्टेम्पररी में थे, वर्ड्सवर्थ और कॉलेरिज, जो इन्हें सपोर्ट करते हैं, इनके कॉन्टेम्पररी में अच्छे बताते हैं। मोस्ट वाइडली सर्कुलेटेड वर्क ऑफ ब्लैक, और ये सारे के सारे जो है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा प्रचलित होने वाले कामों में से में है। पोएम सीम्स सिंपल्स लाइक द चिल्ड्रंस राइम्स, ठीक है। पोएम्स एकदम साधारण लगेगा, जैसा कि एक बच्चा क्वेश्चन, बच्चा जो है, बच्चा की बातें एकदम कितनी ज़्यादा सुंदर स्पष्ट रहती हैं, एकदम मासूम सा, उस तरीके से सारे बच्चे के राइम जैसे, बच्चे के अगर ABCD वाले स्कूल जाओ और 1 क्लास 2 क्लास में और वो सारे जो राइम्स होते हैं, पोएम्स जो होते हैं, वो सब पढ़ो तो उसी के जैसा तुमको ये सब मिलेंगे। बट दिस सिंप्लिसिटी ऑफ द पोएम्स हाइड द इंटेंस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द थीम्स एंड इज टू दैट द पोएम्स डील विद। लेकिन इतना सिंपल होने के कारण जो इश्यूज के बारे में पोएम बात कर रहते हैं और जो थीम रहता है उस पोएम का, वो थोड़ा दब जाता है। जो समझ पाता है, जो कनेक्ट कर पाता है, वही समझ पाता है। यूजुअली सेड नो पोएम कैन बी अनट्रैवल्ड टू इट्स मीनिंग, कोई ऐसा पोएम नहीं होता जिसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। बट ब्लैक्स पोएम्स कैन ओनली बी थ्रोली अंडरस्टूड विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लैक्स पॉलिसीज, ठीक है। लेकिन अगर पोएम्स हम लोग ब्लैक्स की पोएम्स की बात करें तो ये थ्रॉली अगर हम लोग अंडरस्टूड करने की समझ सके तो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं ब्लैक्स के पॉलिटिक्स के बारे में और पर्सनल मैथोलॉजी और क्रिश्चियनिटीज के बारे में। क्रिश्चियनिटी जीसस, ठीक है, और मिथोलॉजी, ठीक है, क्या वहाँ चल रहा था, कैसे चल रहा था, वो चीज़। टाइटल ऑफ द वॉल्यूम इन विच बोथ द सॉन्ग वर फर्स्ट पब्लिश्ड द टू कॉन्ट्रैरी स्टेट ऑफ अ ह्यूमन सोल। जो पहला वॉल्यूम में जो टाइटल्स का जो आया था सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस में, जो उनमें से पहला जो चीज़ पब्लिश हुआ वो क्या था, द टू कॉन्ट्ररी स्टेट ऑफ ह्यूमन सोल। ह्यूमन मानव आत्मा का दो कॉन्ट्ररी स्टेट्स, ठीक है। कभी दिल कहते हैं ना कि दिल कभी कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, तो वही चीज़ लेकर के उन्होंने बात किया। बट द सॉन्ग शोज मोर देन जस्ट कॉन्ट्ररी स्टेट ऑफ ह्यूमन सोल। लेकिन वो सॉन्ग जो है ज़्यादातर क्या दिखाया, सिर्फ कॉन्ट्ररी स्टेट दिखाया, किसका, ह्यूमन सोल का, मानव आत्मा का। ही हाईलाइटेड द लॉस ऑफ अ ट्रेडिशनल वैल्यूज ड्यूरिंग दिस टाइम, और उन्होंने यह भी दिखाया कि क्या किस तरीके के उन्होंने ट्रेडिशनल वैल्यू, परंपरागत वैल्यूज को उन्होंने खत्म किया है उस समय में। ही पॉइंट्स एन आइडिया फ्रॉम अ ह्यूमन एग्जिस्टेंस पीट्स द कॉन्टेम्परेरी सोसाइटी अगेंस्ट हिज इमेजिन वर्ल्ड, ठीक है। और उन्हें इमेजिन काल्पनिक दुनिया का भी सोसाइटीज को इन्होंने, और एक कंट्रोंटी मतलब कि उस पर साथ में जो चल रहा था वो और इमेजिन दुनिया दोनों को रिलेट करके भी बताया। हिज सॉन्ग कॉल फॉर लिबरेशन ऑफ ह्यूमन एनर्जी एंड क्रिएटिविटी एंड क्रिटिसाइज द कंटेम्परेरी मूड ऑफ फॉरगेट बाय द आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट स्पिरिट ऑफ द एज, ठीक है। क्या बोलता है कि इनके जितने भी सॉन्ग है वो किसके बारे में है, ह्यूमन के लिबरेशन, उनके जो एनर्जीज होते हैं उनके बारे में ये हमें बताता है, ठीक है। उसके बाद जो क्रिएटिविटी है, जो एनर्जी है, जो क्रिटिसाइज करते हैं, उन सब के बारे में इस मूड को सबको दिखाया है। मैनिफेस्टेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कॉलोनियल कॉन्क्वेस्ट, ये सब कुछ दिखाया कि ये कैसे लोग करते हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब, ठीक है। ब्लैक पोर्ट्री यूनिटी बिटवीन एनर्जी पोर्ट्री गॉड एज अ
एपोथोरिस एंड द इंटरनल इनोसेंस enslavement imagination by reason as experience. This enslavement of the imagination led to the fall of man from the garden of Eden. ठीक है, कहता है कि ब्लैक पोर्ट्रे करता है, दिखाता है यूनिटी, एकता को, किसके बीच में, एनर्जी के बीच में, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, अंदर का जो ऊर्जा होता है उसके बारे में पोर्ट्रे करता है कि गॉड के एपोथिसिस और एक्सटर्नल इनोसेंट जो होता है हम लोगों का मासूमियत, उसके बाद में जो उस सब चीज़ों में हम लोग फंस के जाते हैं, इन्फ्लेस्ड हो जाते हैं, इंस्लेवेमेंट हो जाते हैं, उस सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, और वो रीज़न है कि हम लोग जो एक्सपीरियंस में रीज़न किया है कि इंस्लेवमेंट जो है इमेजिनेशन लेड करता है कि एक मैन जो है पूरे तरीके से नीचे चला जाता है, क्योंकि फंस जाते हैं हम लोग, अपने ही बनाए हुए जालों में फंस जाते हैं और स्लेव बनते चले जाते हैं, फिर अपना ही काल्पनिक दुनिया में हम लोग गिरते चले जाते हैं। इस सॉन्ग है ना इनोसेंस सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस has a mythological and a theological development that represent a belief system which in both radial and spiritual। कहता है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस एक मैथोलॉजिकल और थियोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में बताता है, जो कि बिलीफ है, ऐसा विश्वास मानता है कि एक रेडियल और स्पिरिचुअल चीज़ों को इसमें दिखाया जाता है। मोस्ट कॉमन इमेज ऑफ अ ब्लैक यूज्ड टू सिंबलाइज इनोसेंस इन द सॉन्ग बर्ड ऑफ पैराडाइज। अगर कॉमन इमेज की बात करें एकदम जो सबको इसको रिलेट कर सकता है, तो ब्लैक जो यूज करते हैं एक सैम्बलाइज, जिसमें इनोसेंट इन हिज सॉन्ग जो अपने मासूमियत को दिखाते हैं, किसमें, तो बर्ड ऑफ पैराडाइज में। एक्सपीरियंस इज अ सैम्बलाइज्ड एज अ डार्क फॉरेस्ट। तो एक्सपीरियंस को क्या सैम्बलाइज किया गया है कि एक डार्क फॉरेस्ट के जरा से, इन विच मैन काइंड इज अलोन एंड लॉस्ट, जिसमें क्या होता है मैन एकदम अकेला है और अपने ही दुनिया में पूरी तरीके से खो चुका है। शुड केप्ट इन माइंड वाइल एनालाइजिंग सॉन्ग आफ्टर अ नाइस सिंपल इलस्ट्रेशंस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग बट वी हैव टू होल्ड द मीनिंग्स। ठीक है, शुड केप्ट इन अ माइंड, ठीक है, और ये ध्यान में रखा जाना चाहिए, ठीक है, कि एनालाइज सॉन्ग ऑफ ए नाइस सिंपल इलस्ट्रेशन, और जो इनका सॉन्ग है उनको एनालाइज करो तो इनका जो इलस्ट्रेशन है एकदम साधारण से निकल करके आता है और दिखाता है कि क्या चीज़ हो रहा है उस समय। ठीक है, बट वी हैव टू होल्ड द मीनिंग, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा और अंदर जाना पड़ेगा और मीनिंग्स को समझना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस और इनोसेंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। डिफरेंट फॉर्म द मोस्ट ऑफ द पोएम्स रिटन ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड, और रोमांटिक पीरियड में जितने भी पोएम्स लिखे गए उनसे थोड़े से अलग है, बाय द रोमांटिक पोएट। ठीक है, फैक्ट इज दैट ब्लैक was not a simply a poet and an engraver and an artisan and a London was the most crucial subject of his poem। ठीक है, उस वक्त कहता है कि पोएम सिर्फ ये रोमांटिक पोएट नहीं था, एक आर्टिसियन भी था और एक पोएट तो था ही, इसके साथ जो इसका सबसे बढ़िया जो पोएट निकल करके आता है वो लंदन आता है। ठीक है, ही सॉ लंदन एज द वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस, और लंदन को उन्होंने देखा कि वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस मतलब कि यहाँ सारे कुछ एक्सपीरियंस के तौर पर ही देखा। ठीक है, तो ये अपने लंदन के थे, तो लंदन के सारे एक्सपीरियंस चीज़ों को वहाँ एक्सपीरियंस किया, तो उसी के चीज़ों के बारे में उन्होंने एक पोएम लंदन में दिखाने की कोशिश करी है। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस इज लेस मेलोकोनिक एंड द ट्रैजिक देन द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हार्ड है यार, हार्ड कहने का सेंस है मतलब डीप मीनिंग के साथ है और थोड़ा उग्राउ टाइप का है, और ये सॉन्ग ऑफ इनोसेंस जो है स्मॉल है, मतलब कि थोड़ा सा साधारण में लिखा गया। दे आर द जॉयज एंड द एक्सप्रेस हैप्पीनेस लाफ्टर एंड लाइटनेस, और जो हमें खुशियाँ देता है, हंसी मजाक सब देता है और उत्साह भी देता है। द वर्ल्ड ऑफ इनोसेंट इज नॉट ओनली द थ्रेटेंड बाय द एक्सपीरियंस और अदर आउटसाइड डेंजर्स। ठीक है, थ्रेटेंड बाय द इनोसेंस इटसेल्फ, कहता है जो वर्ल्ड ऑफ इनोसेंस है, जो मासूमियत वाली पूरी दुनिया है, वो थ्रेटेंड नहीं है, एक्सपीरियंस से थ्रेटेंड नहीं है, बल्कि वो है थ्रेटेंड, डरा हुआ है, भयभीत है, किससे, तो आउटसाइड ऑफ डेंजर, थ्रेटेंड बाय द इनोसेंस, बाहर से डरा हुआ है, लेकिन कैसे, तो अपने खुद के अंदर के कल्पनाओं से डरा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग अब पोएट्स के बारे में देख लिए, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस के बारे में देख लिए और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में भी देख लिए, थोड़ी थोड़ी जानकारी जो भी था हम लोग जुटा लिए। ठीक है, अब हम लोगों के पास द टाइगर, द लैम्ब, द फ्लाई और द सैम्बर आता है। ठीक है, तो भैया ये सब के बारे में देख लिए, अब देखते हैं लैम्ब क्या होता है। ठीक है, मिलेंगे यार अगले वीडियो में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हो गया ये लंबा, लैम्ब में मिलते हैं।